हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले दो लेक्चर्स में हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोग जनरलाइज्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है, जिसको अब हम लोग इस लेक्चर में आगे फर्स्ट से डिनोट करेंगे, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट करती है तो डेल्टा जीरो होता है। डेल्टा किस डिटर्मिनेंट को बोला जाता है हमें वो भी पता है। ठीक, तो हम लोग ने मान लिया कि भाई ये जो इक्वेशन है ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है और उन दो लाइंस की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। वो दो उन लाइंस की इक्वेशन है जो इसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हैं। तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ने ये सीखा था कि कोई भी दो लाइंस दी उनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए एक साइड जीरो बना के उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन कैसे आएगी कि y को इधर ले आए तो एक इक्वेशन आ जाएगी y m1x माइनस वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो और दूसरी आ जाएगी m2x माइनस वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई कंबाइंड इक्वेशन। ठीक, अब देखो, अब जरा केवल इतने पोर्शन पे फोकस करो, m1x माइनस वाई और m2x माइनस वाई। तो जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, तो अपने पास आ रहा है m1 m2 एक्स स्क्वायर, केवल जो अंडरलाइन है उसी को मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी जो आगे आना होगा वो आएगा, लेकिन जिसको अंडरलाइन किया है जब तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही पोर्शन आएगा। और यहाँ पर m1 m2 क्या है, ओरिजिनल लाइंस के स्लोप है। और जैसा कि अगर तुम लोग को याद हो कि हम लोग इसे क्या बोलते थे, हम लोग इसे बोलते थे होमोजीनियस पोर्शन। तो देखो, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में केवल इतनी ही इक्वेशन आती थी, होमोजीनियस वाली आती थी। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस इसमें निकालेंगे तो हमें लाइन के लिए जरूरत होगी m1 की, m2 की, c1 की एंड c2 की। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि m1 एंड m2 निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस पोर्शन उठाना। ठीक, जो भी लाइन दी उसका होमोजीनियस पोर्शन उठाना, और जैसे हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में स्लोप्स निकालना सीखा था वैसे आप निकाल लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कैसे हम लोग ने सीखा था, या तो हम फैक्टराइज कर लेंगे इस होमोजेनियस पोर्शन को या फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, m1 एंड m2 होते हैं। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और फिर बात आती है C1 C2 की, इस C1 C2 कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि टू फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइन y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2 represented by above equation, use homogeneous part that is ax square plus 2hxy plus by square। तो स्लोप निकालने के लिए ये पोर्शन यूज कर लेंगे। अब ये जो c1 और c2 है इनको निकालने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2 represented by first, मतलब वही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, partially differentiate first with respect to x and y to obtain two linear equation, solve these linear equation to obtain point of intersection of lines। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन दी हुई है तो एक बार तुम पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2x, 2ax, इनफैक्ट 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल्स टू जीरो, ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। और जब इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली अपने को दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी, और जब हम इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स नॉट वाई नॉट। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो पार्शियल डिफरेंशिएट करके दो लीनियर इक्वेशंस आई हैं वो सेपरेट लाइंस की इक्वेशन है। नहीं, ये ध्यान रखना है कि जो पार्शियल डिफरेंशिएट करके दो लीनियर इक्वेशन आती हैं
सेपरेट लाइंस की इक्वेशन नहीं होती है, वो केवल एक शॉर्टकट तरीका है लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर हम लोग को M1 M2 होमोजीनियस पोर्शन से पता चल गया था, तो C1 C2 निकालने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन लाइंस में रख देंगे तो हमें C1 और C2 की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो लेकिन अभी तक हमें क्या पता चल गया है कि होमोजीनियस पोर्शन से हमें स्लोप मिल जाएगी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए गिवन इक्वेशन को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करके दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, एंड दैट विल गिव अस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बोला, इसको दिमाग में बैठा लो कि पार्शियल डिफरेंशिएट करके दो लीनियर इक्वेशन जो आती हैं, दे आर नॉट सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक, चलो उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करी होगी तो लाइंस के बीच का एंगल यही आएगा। अब ये तो हमें जाना पहचाना लग रहा है, एग्जैक्टली यही सेम एंगल तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के बीच में भी आया था। तो देखो समझते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि एंगल बिटवीन लाइंस चेंज नहीं हुआ। देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में अपने पास दो लाइंस थी जो ओरिजिन से पास हो रही थी। ठीक है, तो सपोज कर लो वो कुछ इस तरीके से थी कि एक लाइन कुछ यहाँ थी और एक लाइन कुछ यहाँ थी, और सपोज कर लेते हैं कि इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू m1x प्लस सी, सॉरी y इज इक्वल्स टू m1x क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, और इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू m2x। अब y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 फर्स्ट के थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही है। तो y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 जो है, ये तो सभी लोग एग्री करेंगे कि y इज इक्वल्स टू m1x के पैरेलल होगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 जो होगी वो हम लोग ने y इज इक्वल्स टू m1x के पैरेलल बना ली, और ऐसे ऐसे ही y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 जो होगी वो y इज इक्वल्स टू m2x के पैरेलल कहीं बना ली, मान लो इस तरीके से बना ली। तो अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है दो, तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, और ये है y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपने पूरे सिस्टम को बस क्या किया है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले लाइंस का 0,0 था, और अब ये कुछ x नॉट y नॉट हो गया, तो एक तरीके से ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है। लेकिन क्या लाइंस के बीच का एंगल चेंज हुआ? नहीं, लाइंस का डायरेक्शन या ओरिएंटेशन जिसको बोल सकते हो, वो अभी भी वैसा ही है, डायरेक्शन सेम है, तो एंगल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हो ना पास हो रही हो, एंगल बिटवीन लाइंस का एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद बात आती है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की। तो ये भी मोर और लेस उससे मिलता जुलता होगा, एग्जैक्टली तो वो नहीं है। तो देखो वहां पर इक्वेशन आई थी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। तो बस उसी सिस्टम को क्या करना है, उसी सिस्टम के ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है। तो x की जगह हम लोग x माइनस एक्स नॉट कर देंगे, और y की जगह हम लोग y माइनस वाई नॉट कर देंगे। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगी। इनफैक्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन भी इस तरीके से सोची जा सकती है कि जैसे पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब सपोज कर लो कि लाइंस को शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया इस तरीके से कि अब लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट हो गया, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट प्लस b y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, और इसको जब ब्रैकेट ब्रैकेट सब ओपन करोगे तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के फॉर्मेट में ही अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसमें डेल्टा निकालेंगे क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, तो डेल्टा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो हमें बाइसेक्टर निकालना आ गया, लाइंस को शिफ्ट करने के बाद भी लाइंस ओरिजिन से ना भी पास हो, बाइसेक्टर निकालना आ गया, हम लोग को लाइंस का स्लोप निकालना आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आ गया, और एंगल निकालना आ गया। ठीक, अब बात आती है कि अल्टीमेटली हम सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि होमोजीनियस पार्ट को, जैसा कि हम लोग ने बोला, होमोजीनियस पार्ट को हम लोग फैक्टराइज करके या फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना के हम लोग
m1 एंड m2 निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग दो तरीके होंगे हमारे पास कि हम इक्वेशन ऐसे मान लेंगे, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। m1 m2 ऑलरेडी पता चल चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकाल चुके हैं x नॉट y नॉट, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। तो जब यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दोगे तो m1 m2 ऑलरेडी पता है, तो c1 c2 भी अपने को पता चल जाएंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको m1 m2 पता है, आपको वो पॉइंट पता है जिससे लाइन पास हो रही है, तो पॉइंट स्लो फॉर्म यूज कर सकते हो। तो वो इक्वेशन कैसे आ जाएगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m1 x माइनस एक्स नॉट, ठीक। और ऐसे ही दूसरी आ जाएगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m2 x माइनस एक्स नॉट। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। दोनों में जो तरीका आपको बेटर लगे उसको आप यूज कर लेना, ठीक है। तो मेनली होमोजेनियस पार्ट से हम लोग को x और y के कोफिशिएंट मिल जाएंगे, और फिर c1 और c2 उनमें से ऐड करके देख लेंगे कि हम c1 c2 कैसे निकालना चाहते हैं, ठीक। दूसरा तरीका जैसा हम लोग ने डेल्टा प्रूफ किया था वैसे कर सकते हैं कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उसको x या फिर y में क्वाड्रेटिक लिख लेंगे, और फिर वहां से हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मतलब इक्वेशन ऐसे दी होगी तो उसको या तो x या फिर y के क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिख लो। तो जैसे मान लो हम लोग ने x के क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिखा, तो ये ax स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन होगी, ax स्क्वायर प्लस bx, और ये पूरा यहां से यहां तक प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर जब तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, और श्रीधराचार्य फॉर्मूले में प्लस माइनस आता है, तो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लोगे, तो तुम्हें अपने आप दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग पहला तरीका फॉलो करेंगे क्योंकि वो ज्यादा फास्ट होगा, तो अभी क्वेश्चन के थ्रू वो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसके लिए अगर सिर्फ यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, हालांकि इस क्वेश्चन में अभी और पार्ट भी करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू दिखा दें कि 0 के बराबर है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको चेक करके देखना जिससे आपकी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए कि जो डिटर्मिनेंट हम लोग ने लिखा था जिसमें डायगोनल में ए बी सी था, फिर एफ जी एच और फिर एफ जी एच ऐसे करके था, तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर दिखा दो, तो आप प्रूव कर दोगे कि भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। लेकिन क्योंकि इसमें हमें और पार्ट करने हैं और इसमें हमें सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो भाई जब हमने इस इक्वेशन से ये दिखा दिया कि हमने इस इक्वेशन से दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाल दी, तो फिर तो प्रूव हो ही गया ना कि भाई ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसीलिए डेल्टा वाला पार्ट आप खुद से करना, यहाँ पर हम लोग ये पार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला पोर्शन जो हम लोग से कहा जा रहा है लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, तो उसके लिए हम लोग ने क्या बोला है तरीका, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले लाइन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, तो 4x प्लस 5y, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बार इसको y के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x है ना, पहला वाला 0 और इसका डिफरेंशिएशन 5x, फिर अगले वाले का 6y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इनको सॉल्व करते ही हम लोग को मिल जाएगा लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो इनको सॉल्व करके हम लोग लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या कर लिया जाए, तो एक काम करते हैं ना कि सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके कर देते हैं 5 से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। और सेकंड को 4 से किया तो 24y, फर्स्ट को 5 से किया तो माइनस का 25y, फर्स्ट को 4, सेकंड को 4 से किया है तो 28, फर्स्ट को 5 से किया तो माइनस का 30 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2, और उसको उठा के हम लोग किसी भी एक जगह रख दें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों में से कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ता है। तो आ जाएगा 5x माइनस 12 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1। तो यानी कि हम लोग का पहला पोर्शन हो गया, हम लोग को लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया जो कि आगे के पार्ट्स में यूज भी होगा, और वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 1, -2। तो ये फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर आ गया। चलो अब बात करें सेकेंड पार्ट की, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए हमें स्लोप चाहिए था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी पता चल चुका है। तो अब स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, और स्लोप कहाँ से आएगा,
स्लोप आएगा होमोजीनियस पोर्शन से। तो होमोजीनियस पोर्शन उठाते हैं इसका और उसको फैक्टराइज करते हैं, या फिर आप y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक निकाल के डायरेक्ट m1 m2 भी निकाल सकते हो ना, तो बात एक ही पड़ेगी। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 3 2 6 और 5 भी 3 2 6 में ब्रेक कर लेते हैं। तो 2x² प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 0। और यहां से ये आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई। और अब यहाँ पर फिर से कितना कॉमन आ जाएगा, 3y कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इनकी मदद से या तो तुम स्लोप निकाल लो, दो रास्ते हैं यहाँ से अगेन अपने पास, या तो हम यहाँ से स्लोप निकाल लें, या फिर अब लोग बोलते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी, क्योंकि पैरेलली तो शिफ्ट होती, तो x प्लस वाई के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और फिर c1 c2 निकालने के लिए हम लोग लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि 1 - 2 था उसको यूज कर लें। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो पहली वाली लाइन है उसका स्लोप है -2/3 और जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप है -1। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, तो जो आपको बेटर लगे वो निकाल लो। तो फिलहाल हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से चलो निकाल लेते हैं। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 बोले तो y प्लस 2 इक्वल्स टू -2/3 x माइनस x1। इसको जरा सा सिंप्लीफाई करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग को समझनी है। तो ये आ जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x और ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी 2x प्लस 3y और शायद प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई सेपरेट इक्वेशन में पहली इक्वेशन। और यही अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन निकालें तो उसमें स्लोप है -1, तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1 x माइनस x1। तो ये सेपरेट इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x प्लस वाई, ये माइनस माइनस प्लस का 1 इधर आके फिर से माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पर रख के भी निकाल सकते थे। खैर, अब केवल आपका फोकस होना चाहिए जो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स आई है उन पे। जरा आप खुद सोचो कि अगर मैं क्या करूं कि इस क्वेश्चन में इस 4 की जगह 11 लिख दूं, तो जरा जो हमने अभी तक किया है सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने के लिए, क्या देखो उस आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं जरा। देखो हम लोग ने आंसर निकालने के लिए स्लोप निकालनी है m1 m2, वो हम लोग ने कहां से निकालनी है, इस होमोजीनियस पोर्शन से निकालनी है। तो यानी कि स्लोप निकालते वक्त तो इस कांस्टेंट टर्म का कोई यूज नहीं आया। दूसरी चीज हम लोग ने सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज किया है, और अगर तुम गौर करो तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते वक्त भी इस 4 का कोई यूज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जब तुमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है तो इस 4 का डेरिवेटिव तो दोनों ही केस में 0 हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 लिखो 11 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पर आपसे गड़बड़ करवाई जा सकती है। मतलब होगा क्या कि अगर तुम यहाँ पर एक्चुअल में 4 की जगह 11 लिख दोगे तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, ये कोई और कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तुम डेल्टा निकालोगे 0 आएगा ही नहीं। अब डेल्टा 0 आ नहीं रहा 11 लिखने से, लेकिन सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस तो आ रही है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है? तो उसके लिए आप सीधे सीधे लास्ट में बस एक सिंपल सा छोटा सा स्टेप और कर लेना कि देखो आपकी पहली लाइन का कांस्टेंट 4 है, दूसरी लाइन का कांस्टेंट 1 है, तो बस ये देख लेना कि इनका मल्टीप्लीकेशन क्या इस पेयर ऑफ लाइंस के कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो पहली लाइन का कांस्टेंट 4 है, दूसरी लाइन का कांस्टेंट 1 है, और इनका प्रोडक्ट 4 आ रहा है जो कि हमारी पेयर ऑफ लाइंस का भी कांस्टेंट है। तो यानी कि ये जो आंसर आया है अपना सही है, और ये इक्वेशन दो पेयर ऑफ लाइंस ही रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यही जैसा कि हमें समझ में आया कि हम 4 की जगह कुछ और लिख देंगे तब भी क्या होगा, तब भी हमारी तो सेपरेट इक्वेशन यही आएगी, लेकिन जो कांस्टेंट का प्रोडक्ट है वो मैच नहीं करेगा। तो यानी कि इसका मतलब होगा कि ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रही है ये लाइन रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही होगी, ये पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला में कुछ रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो ये स्टेप ध्यान रखेंगे। क्वाड्रेटिक वाले तरीके से करोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, उसमें अपने आप पता चल जाएगा, है ना। उसमें फिर जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो वहां से हिंट मिल जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक वाला तरीका लेंदी है और इसमें एक सिंपल सा स्टेप करना है, तो जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं लास्ट में। ठीक, तो हम लोग ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है, हम लोग ने सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस भी निकाल लिया। अब हम लोग को अगला पोर्शन इसमें करना है एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये तो बहुत ईजी है,
तो tan थीटा अपने पास होता है 2 अंडर रूट h² - ab अपॉन a प्लस बी। तो चलो लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, h² - ab अपॉन a प्लस बी, और ऑब्वियसली एक्यूट एंगल नॉर्मली बताते हैं तो मॉड भी लगा लेते हैं। तो जरा लाइन को देखो, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 2h बराबर 5 है, तो h बराबर 5/2 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो a भी हो जाएगा 6। ये नीचे हो जाएगा तुम्हारा 2 + 3 बोले तो 5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये कितना आ जाएगा, ये भाई आ जाएगा 25 - 24 यानी कि 1/4 का स्क्वायर रूट यानी कि 1/2, और नीचे चल रहा है 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा अपने पास कितना आ गया, tan थीटा आ गया है 1/5। तो एंगल बिटवीन लाइंस थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/5। ठीक, तो ये पार्ट भी अपने समझ में आ गया। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये तो बहुत इजी है अपने लिए, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट कितना था, 1, और हमें पता है कि जब लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कुछ ऐसी आती है, x² - y² अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू xy/h। तो बस हम क्या करेंगे, इसी में x की जगह x - x0 और y की जगह y - y0 कर देंगे, जहां पर x0 y0 क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बस क्या आ जाएगा, x - x0 यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर माइनस y - y0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 2 का होल स्क्वायर। a है तुम्हारा 2, b है तुम्हारा 3, तो 2 - 3 xy, तो x की जगह x - 1, y की जगह y + 2 बाई h कितना है 5/2। तो ये आ गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो ये चारों पार्ट हम लोग ने इसके डील कर लिए, मेरे ख्याल से आपको सभी क्लियर होंगे। ठीक, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। तो इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो जब भी आपसे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने को आएगा, तो इट इज एडवाइजेबल कि पहले एक चीज जरूर चेक कर लेंगे कि जो होमोजीनियस पोर्शन है ना, पिछले में नहीं बताया क्योंकि पिछले में ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन इन जनरल जब क्वेश्चन आएगा तो आप चेक करेंगे कि जो होमोजीनियस पोर्शन आपको दिख रहा है, कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, तो यानी कि ये जो लाइन है, दो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी, है ना। जो ये लाइन, ये पेयर ऑफ लाइंस है, इस पे दो पैरेलल लाइंस निकल रही होंगी, जो कि हम h² बराबर ए बी से भी चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि h² बराबर ए बी होता है तो हमें पता है कि लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर से देख सकते हैं या फिर h² बराबर ए बी, और देखो दोनों ही चीजें होंगी। h की वैल्यू है 3 -3 इनफैक्ट, तो -3 का स्क्वायर 9, और ए बी भी 9 आ रहा है, तो 9 बराबर 9 है, तो यहाँ से बोल सकते हो कि ये लाइंस पैरेलल है। या फिर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, ये किसका बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ये बन रहा है 3x - y का होल स्क्वायर, है ना। तो दोनों चीजों से चेक कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये भाई दो पैरेलल लाइंस आएंगी, तो दो पैरेलल लाइंस आएंगी, और वो किस टाइप की आएंगी, क्योंकि होमोजेनियस पोर्शन से ही स्लोप आता है। तो एक लाइन आएगी 3x - y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी आएगी 3x - y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। जब इससे जस्ट पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया था, उस पर हम लोग ने क्या किया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के C1 C2 की वैल्यू निकाल ली थी, लेकिन यहाँ पर लाइंस पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक, तो फिर क्या किया जाए, और या फिर ये हो सकता है कि लाइंस पूरी की पूरी ओवरलैपिंग हो, तो तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने कोई सेंस नहीं है। तो पैरेलल लाइन के केस में फिर सेपरेट इक्वेशन कैसे निकाली जाए, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जरा ये देखो कि अगर तुम्हारी इक्वेशंस ये हैं, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी, तो कंबाइंड इक्वेशन आएगी 3x - y प्लस c1 इंटू 3x - y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये होगी कंबाइंड इक्वेशन। अब क्या करो कि इस कंबाइंड इक्वेशन को पूरा ओपन मत करो, इस कंबाइंड इक्वेशन में देखने की कोशिश करो कि कोफिशिएंट ऑफ x या फिर कोफिशिएंट ऑफ y दोनों सेम ही आएंगे। तो दोनों में से कोई एक चीज चेक कर लो कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ y, या और मतलब इंग्लिश वाला, और कोफिशिएंट ऑफ x देख लो या फिर कोफिशिएंट ऑफ y देख लो। तो चलो मैं पहले ये दिखा देता हूँ कि देखो दोनों सेम ही आएंगे। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x से जो मतलब इन जनरल जो इक्वेशन बनेगी, सेम आने का मतलब है कि एक C1 C2 में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x की हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे, एक C1 C2 में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ y की हेल्प से इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और वो दोनों इक्वेशन जो आएंगी वो एग्जैक्टली यहाँ पर सेम आएंगी। तो जरा देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखो क्या होगा,
जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो कैसे बनेगा, जब ये 3x से c1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक बनेगा 3c1, और फिर एक जब ये 3x c2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि दोनों में x और y सेम है तो इसी वजह से वो सेम ही इक्वेशन बनेगी। तो 3c1 प्लस 3c2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये दोनों हैं तो सेम ही इक्वेशन, तो इनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 3c1 प्लस 3c2 बराबर आ जाएगा 18। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हम लोग दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली उनके रेशियो कंपेयर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने x के कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब देखो तुम इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी 9 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी 9 है। तो जब हम दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो इन जनरल हम लोग उनके रेशियो कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर आपको दिख गया कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, या फिर कोई और कोफिशिएंट जो डायरेक्ट आपको दिख रहा है बराबर है, तो फिर आप डायरेक्ट कोफिशिएंट इक्वेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेट करने से अपने को इक्वेशन मिली कि भाई c1 प्लस c2 जो है वो 6 होगा। और यही जरा कोफिशिएंट ऑफ y इक्वेट करके देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y जब इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, देखो तो आएगा माइनस का c1, है ना, कैसे बनेगा, माइनस वाई इस सॉरी माइनस वाई c1 से मल्टीप्लाई हो, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो या फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो, तो माइनस का c1 माइनस का c2 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा ऊपर देखो कितना है -6, तो यहाँ से भी इक्वेशन आ गई c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 6। तो जैसे मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करके देख लो या फिर y को, तो बस सेम टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन हमें c1 c2 को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, अभी अपने पास एक ही इक्वेशन, तो लास्ट इक्वेशन कैसे मिलेगी, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके। ठीक, तो ये वाला स्टेप इररिलेवेंट था, कोफिशिएंट ऑफ y वाला हम इसको स्किप भी कर सकते थे, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेट करने के बाद आप कांस्टेंट टर्म पे आ सकते थे। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कैसे बनेगा, जब ये c1 c2 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये c1 c2 और ऊपर कितना है 8 है। ठीक, तो अब तुम्हारे पास मतलब अल्टीमेटली दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 6, और जैसे साफ साफ दिख रहा है कि 4 और 2 इसका सोल्यूशन आएगा, और दूसरी है c1 c2 इज इक्वल्स टू 8। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि c2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, या फिर इन जनरल मैं आपको बताऊंगा पूरे अपने सिलेबस में ही कहीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट और सॉरी दो नंबर्स का सम और प्रोडक्ट बताओ तो डायरेक्ट उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वहां से रूट्स निकालो तो c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स c1 एंड c2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, मान लो वो c में क्वाड्रेटिक है जिसके रूट c1 c2 है, तो सी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स c प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, c1 एंड c2, इसको आराम से फैक्टराइज करके देख सकते हो कि c माइनस फोर c-2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो एक c1 की वैल्यू सपोज कर लो, कुछ भी किसी को भी बोल दो, c1 की वैल्यू बोल दी 4 और c2 की वैल्यू बोल दी 2। ठीक, तो यहां से अपने को ये दो इक्वेशन मिल गई और अपना काम हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस c1 बोले तो 2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का कोई सेंस नहीं था। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे या फिर एच स्क्वायर बराबर ही, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड हम लोग कई सारी और भी बातें करेंगे, क्योंकि जब जनरलाइज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है तो एच स्क्वायर बराबर ए बी तो होता ही है अगर लाइंस पैरेलल है। एक और चीज भी होती है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन दिस। तो देखो एग्जैक्टली सेम ही इक्वेशन लिखी हुई है, सेम ही इक्वेशन लिखी हुई है, तो सेपरेट इक्वेशन यानी कि अपने को पता है क्या आएगी, तो सेपरेट इक्वेशन आएगी 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी आएगी 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने में हम लोग महारथी हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/√10। तो आंसर तो आ गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछा होता फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो अपना काम थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं हो जाता, पहले हमें सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी पड़ती है, हम तब फॉर्मूला लगा पाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब ये जनरलाइज्ड पेयर ऑफ लाइंस
दो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही होंगी, दो पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तो कैसे उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और फिर उस फॉर्मूले की हेल्प से भी एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। तो इसका आंसर हमें याद है 1/√10 है। बाकी मेरे ख्याल से जितनी बातें इस लेक्चर में आपको बताई होंगी, क्या गलती नहीं करनी है, जैसे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से सेपरेट लाइंस नहीं आती है, उसके बाद जब सेपरेट लाइन निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म मैच करके देख लेते हैं, पैरेलल लाइन के केस में कैसे सेपरेट इक्वेशन निकाली जा सकती है, शीघ्राचार फॉर्मूले से कैसे सेपरेट इक्वेशन निकाली जा सकती है, ये सब चीजें हम लोग ने सीखी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और फिर अभी इसके 2 लेक्चर कम से कम जरूर लगेंगे। तो अगले लेक्चर में तो हम लोग जनरलाइज पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपने सुना भी होगा, होमोजिनाइजेशन, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।